नमस्कार दोस्तों। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया है। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। ये एक तरह से देखें तो भारत में जो सबसे बड़े किसान नेता के रूप में विख्यात हैं चौधरी चरण सिंह की स्मृतियों को एक सादर प्रणाम है और पूरा देश इसके लिए इस फैसले का स्वागत कर रहा है। आखिर चरण सिंह का कि राजनीतिक व्यक्तित्व कैसा था, क्योंकि उनका पूरा जीवन राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन रहा हो या आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हों, उन्होंने किस तरह से राजनीति की और कैसे वो उच्च पद को पाने के लिए अपनी आकांक्षाओं को कभी दबाया नहीं। उन्होंने उसके इजहार करने में भी कभी कोई कोताही नहीं बरती। आमतौर पर नेता ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तो संत हूँ, किसी पद की कोई मुझ में लिप्सा नहीं है, कोई अभिप्सा नहीं है, लेकिन चौधरी चरण सिंह के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और इस बात को उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस सरकार में वो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। कैबिनेट में दूसरे नंबर पर थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद। उन्हीं की सरकार में कानून मंत्री के रूप में शांति भूषण थे। शांति भूषण ने अपनी किताब में लिखा था, एक बार उन्होंने इस किस्सा को मुझसे भी बताया था कि एक बार चौधरी जब मोरारजी देसाई विदेश गए हुए थे, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता चौधरी चरण सिंह को करनी थी। चरण सिंह काफी देर से आए। जब वो आए, किसी ने उनसे नहीं कहा कि क्यों विलंब हुई, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि आप लोग ये नहीं पूछेंगे कि मुझे देर क्यों हुई। लोगों ने कहा कि बता ही दीजिए। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जब मैं जैसे ही अपने घर से निकला, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए इतनी हड़बड़ी में नहीं हूँ कि पार्टी तोड़ दूँ। मैं इंतजार करूँगा मोरारजी देसाई के मरने की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि चौधरी चरण सिंह ऐसी बात कैसे कर रहे हैं, अपने ही प्रधानमंत्री के बारे में मृत्यु की बात करना कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह अपनी रौ में थे। उन्होंने आगे कहा कि मोरारजी देसाई की उम्र 81-82 साल की हो गई है, वो कितने दिन जिएंगे। मैं उनसे 6 साल छोटा हूँ, जब वो नहीं रहेंगे तो फिर मैं ही तो प्रधानमंत्री बनूंगा। कुछ समय के बाद ये बात मोरारजी देसाई तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैंने भी ज्योतिषियों से पता कर लिया है, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे कड़ी टक्कर दे रहे हैं या हमेशा मेरे साथ प्रतियोगिता में लगे रहते हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो या जगजीवन राम हो, मुझसे पहले वे लोग मरने वाले हैं। तो जहां सत्ता पाने के लिए जिंदगी से ज्यादा मृत्यु की बात होने लगे, वैसी भी राजनीति इस देश ने देखी है और उसके एक अहम किरदार चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह बहुत स्पष्ट, जितने ईमानदार व्यक्ति थे। 24 कैरेट की उनमें ईमानदारी थी, लेकिन 24 कैरेट का ही उनमें एक अक्खड़पना भी था। 1951 में उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में वो मंत्री बन गए थे, लेकिन उनमें इतना साहस था कि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे बड़े बड़े लोगों की घिघी बन जाती थी, वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने किसानों के सवाल पर लड़ते रहे और अंत में प्रधानमंत्री को इस बात के लिए एक तरह से राजीनामा देना पड़ा कि भारत में वो सामूहिक खेती के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि किसान अपने हिसाब से खेती करते रहेंगे। ये उनके व्यक्तित्व का एक साहसी पहलू था। लेकिन दूसरी तरफ वो सत्ता के लिए हर किस्म के तीन तिकड़म में लग भी जाते थे। 1975 में इमरजेंसी के बाद वो जेल में रहे। जेल से निकले 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार में उनकी प्रभावशाली भूमिका थी। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इतना जरूर किया उन्होंने कि मोरारजी देसाई के लिए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खाली कर दिया, जब उन्होंने इस बात पर वीटो लगा दिया था कि और कोई बने तो बने, जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन उनके अंदर स्वयं प्रधानमंत्री बनने की इच्छा कितनी बलवती थी कि 2 साल में ही, बल्कि कहिए कि 1 साल के बाद ही खेल बदलने लगा। जनता पार्टी में उनके सबसे करीबी, बल्कि स्वयं को चौधरी चरण सिंह का हनुमान कहने वाले राजनारायण थे। राजनारायण जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था, वही राजनारायण
इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के साथ एक गुप्त बैठक कर रहे थे एक शराब कारोबारी के घर में। कुछ दिनों पहले ही वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, वो किताब आई। उस किताब में इसकी चर्चा है कि मोहन मिकिन्स के मालिक कपिल मोहन के घर पे संजय गांधी और राजनारायण की बैठक हुई। राजनीति की उलटबाजी देखिए कि जिस इंदिरा गांधी के विरुद्ध जनता से मैंडेट लेकर जनता पार्टी के नेता आए थे, जिस इंदिरा गांधी के विरुद्ध राजनारायण ने चुनाव लड़ा था और जनता ने राजनारायण पर विश्वास जताया था, वही राजनारायण इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के साथ बात करके ये तय करने में लगे हुए थे कि किस तरह से चौधरी चरण मोरारजी देसाई की सरकार गिराई जाए ताकि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन जाए। उस समय भी चरण सिंह ने कभी प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा आकांक्षा को छुपाया नहीं। और हुआ क्या, कुछ समय के बाद जब चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस ने उन पर पासा फेंका तो वो इधर उधर सोचने लगे। जिस चौधरी चरण सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि एक समय में वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, वो जाति धर्म के साथ साथ जो अंधविश्वास है, धार्मिक कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों में यकीन नहीं करते थे। उनको भी ये लगने लगा कि ज्योतिष भी कुछ होता है, वो ज्योतिष के चक्कर में पड़ गए थे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीरजा चौधरी की किताब में ही लिखा है कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को, जो इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उनको भेजा था चौधरी चरण सिंह के पास कि जाओ उनसे कहो कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, तो आए, पार्टी तोड़ करके कांग्रेस समर्थन देगी। जब कमलनाथ चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचे तो चौधरी चरण सिंह थोड़ी दुविधा में दिखे। कमलनाथ को लगा कुछ तो मामला है, इसीलिए कमलनाथ जब वहां से निकले, क्योंकि चरण सिंह ने उनसे कहा कि मैं प्रधानमंत्री तो बनना चाहता हूं लेकिन अभी सही समय नहीं है। कमलनाथ को ये समझ में नहीं आया कि वो सही समय कब आएगा, जब ये अपनी पार्टी तोड़ेंगे। जब वहाँ ऑफिस से, चौधरी चरण सिंह के ऑफिस से वो बाहर निकले, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को तब तक मोरारजी देसाई एक बार अपने मंत्रालय से बाहर निकालकर दोबारा उनको वित्त मंत्री बना चुके थे। जब वो बाहर निकले कमलनाथ, तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि दरियागंज में कोई ज्योतिषी रहते हैं, दिल्ली के दरियागंज में, और चौधरी चरण सिंह को उन्होंने ही ये कहा है कि अभी आपके पास प्रधानमंत्री बनने के लिए सही समय नहीं है। कमलनाथ ने तुरंत अपनी गाड़ी दरियागंज की तरफ दौड़ाई, उस ज्योतिषी के पास गए और उस ज्योतिषी को मैनेज किया। ज्योतिषी ने चौधरी चरण सिंह से आकर के अब बता दिया यही समय है, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाइए। चौधरी चरण सिंह इसके लिए तैयार हो गए और जनता पार्टी टूट गई। जिस जनता पार्टी ने बड़े आदर्शों और उम्मीदों के साथ उसको बनाया गया था, जयप्रकाश नारायण को लगा था कि एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, ये उनके सप्त क्रांति का सपना पूर्ण होगा और इस देश में लोकतंत्र की एक नई बयार बहेगी, वहीं उसी जनता पार्टी के नेता आपसी अंतर कलह में और सत्ता की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ते हुए उस स्थिति में आ गए कि जनता पार्टी मात्र 2 साल के अंदर भरभरा कर 2.5 साल के भीतर ही टूट गई, बिखर गई। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। भारत के वो इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की हैसियत से कभी संसद का सामना नहीं कर पाए थे। अभी उनकी सरकार के बने 1 महीने भी नहीं हुए थे, वो लोकसभा में अपना विश्वास मत भी पेश नहीं कर पाए थे कि उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। उस समर्थन वापसी का भी एक किस्सा है। हुआ ये कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी ने उनको अपने घर पे चाय पे बुलाया था और ये पता चला कि अपने सरकारी आवास से चौधरी चरण सिंह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपने किसी बहुत करीबी को देखने जा रहे हैं जो उन दिनों बीमार थे। जब चौधरी चरण सिंह जिस रास्ते से जाने वाले थे उसी रास्ते में इंदिरा गांधी का भी घर पड़ता था, तो ये तय हो गया था कि वो इंदिरा गांधी के घर पर जाएंगे, चाय पिएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह के किसी रिश्तेदार ने उनको समझा दिया कि आप ऐसे कैसे किसी के घर चाय पीने चले जाएंगे, आखिर आप इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए आपको इस तरह से नहीं जाना चाहिए। इंदिरा गांधी अपने घर के दरवाजे पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने ही देखा कि प्रधानमंत्री का काफिला उनकी आंखों के सामने घर के बाहर, गेट के बाहर सड़क से गुजर गई,
तो उनके गुस्से का कोई आर पार नहीं रहा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हाथ में लिए हुए फूल के माला को वहीं फेंका और रोंते हुए अंदर चली गई और तभी तय कर लिया कि अब ये सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी। वही हुआ। उसके बाद चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई और जो जनता पार्टी जिसकी उम्मीद थी कि वो एक लोगों के बीच नया विश्वास पैदा करेगी, उसके नेता अंतरकलह में ही डूब करके उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खत्म कर दी। चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व का ये पहलू मैंने इसलिए बताया कि ये एक हिस्सा था, लेकिन इन सब के बावजूद ये उस दौर के राजनेता थे जिनकी ईमानदारी का कोई जोड़ नहीं था। उन्होंने कई ऐसी चीजें की जो अब की राजनीति में दुर्लभ तत्व माने जाते हैं। वो वंशवाद की राजनीति के विरोधी थे, इसीलिए नेहरू गांधी परिवार पर वो बहुत ज्यादा आक्षेप लगाते थे, हमला करते थे, क्योंकि उन दिनों नेहरू गांधी परिवार में ही वंशवाद था। अब तो हर पार्टी में, हर दल में और हर छोटी बड़ी पार्टी में सबकी यही इच्छा होती है, हर कोई अपने ही नेता, अपने ही बेटा बेटी को आगे बढ़ाना चाहता है। चौधरी चरण सिंह ने अपने रहते हुए वंशवाद का विरोध किया था। उनकी ईमानदारी, जैसा मैंने पहले ही कहा, वो 24 कैरेट के ईमानदार थे। इतने ईमानदार थे कि पैसा पार्टी में चंदा मिले या न मिले, वो उसकी परवाह किए बगैर किसी भ्रष्ट व्यक्ति को टिकट देने के पक्षधर कभी नहीं होते थे। इस लिहाज से देखें तो उनको भारत रत्न मिलना वाकई एक अच्छी बात है कि जो आदमी जीवन भर किसानों के हित की लड़ाई लड़ता रहा, उनके लिए जीता मरता रहा, उसको यह सम्मान मिला है। लेकिन क्या यह सम्मान सिर्फ इसलिए मिला है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, या इसके कुछ राजनीतिक फलितार्थ भी हैं? इसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ, इसकी आहट कई दिनों से मिल रही थी, लेकिन आज तब स्पष्ट हो गई जब चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने पहले ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी आपने दिल जीत लिया, और थोड़ी देर के बाद उनका बयान आया कि अब मैं किस मुंह से ना कहूं प्रधानमंत्री को। यानी अब वो प्रधानमंत्री यानी बीजेपी के साथ जाने का रास्ता देख रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन टूट सकता है। यानी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक तरह से देखें तो जाटलैंड में अपने लिए एक मजबूत स्थिति पैदा करने की गुंजाइश चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न के साथ पैदा कर ली है। इस वीडियो में इतना ही। फिर कभी कोई और किस्से की बात होगी और कोई राजनीतिक कहानी लेकर आपके सामने मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।